नमस्कार साथियों, जल्दी से ये वीडियो देख लीजिएगा। क्रिया के संरचना के आधार पर जो भेद रहते हैं उनको थोड़ा सा समझेंगे। और जैसे वीडियो अपलोड करेंगे पीडीएफ में मिल जाएगा, दोनों ही देख लीजिएगा। और 4 साढ़े 4 बजे तक क्विज होगा। तो पूर्वकालीन क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। जिन क्रियाओं के पहले अन्य क्रिया आ जाए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। कहीं यहाँ पूर्वकालीन भी लिखा होगा, ठीक है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्रिया का मूल रूप होती है, उसके साथ कर या कर के शब्द जुड़ा होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखिए, तुम खाना खाकर सो जाओ, ठीक है। जहाँ खाना खाकर सो जाना, जहाँ यदि आप देखोगे खाना, ये तो कर्म हो गया, लेकिन वहीं पर जो क्रिया है, मुख्य क्रिया जिसको कहा जा रहा है मूल क्रिया, तो मूल क्रिया खा है ना, क्रिया है जी, एक काम है। और इसी के साथ कर, जब करके जुड़ जाए, ठीक है, तो समझ लीजिए कि पूर्वकालीन क्रिया ये हो गई। खाकर फिर अगली क्रिया होती है, ठीक है। यानी कि मूल क्रिया के साथ कर या करके जुड़ा होता है, फिर उसके बाद एक अन्य क्रिया आती है, ठीक है जी। फिर वो काम करके, यानी जो पूर्व एक काम कर लिया जाता है उसका कर करके जुड़ा जाता है क्रिया के साथ, फिर एक अन्य क्रिया आती है जी, फिर एक अन्य काम होता है। आगे देखिए साथियों, ये एक समझने वाली बात है कि आपको पता ही है कि एक क्रिया के दो भेद रहते हैं, कर्मक और सकर्मक। अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है। लेकिन सकर्मक के भी आगे भेद है। एक एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, जैसे मैंने खाना खा लिया, इसमें एक कर्म है। यदि ऐसा कोई वाक्य आ जाए, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, इसमें दो कर्म आए साथियों, ठीक है। तो देखिए, वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, द्विकर्म दो कर्म आ गए, एक तो कृष्ण कर्म है, दूसरा पत्र कर्म है। मुख्य कर्म कौन सा है साथियों, जहाँ भी एक प्रश्न बन जाता है तो मुख्य कर्म। और देखिए साथियों, जब दो कर्म आ जाए तो समझ लीजिए एक मुख्य कर्म होगा उसमें, ओके, और एक गौण कर्म होगा, ठीक है। एक गौण गौण यानी अन्य कर्म होगा। और ये गौण कर्म जो होगा ना साथियों, ये प्राणीवाचक होगा, यानी सजीव होगा, ठीक है, प्राणी होगा, ये कोई व्यक्ति होगा। और जो मुख्य कर्म होगा वो निर्जीव होगा, यानी अप्राणी, निर्जीव लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर अप्राणी भी लिख सकता हूँ जी, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ आपने समझनी है, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होगा और गौण कर्म प्राणीवाचक होगा। अभी देखिए साथियों, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा, तो यहाँ पर पत्र एक कर्म है। ये साथियों आपको बता देते हैं कि यह मुख्य कर्म है, ओके, ये मुख्य कर्म होगा। पत्र लिखा मुख्य कर्म है। और ये क्या है, प्राणी, पत्र निर्जीव होता है, ठीक है, अप्राणीवाचक हो गया। और कृष्ण ये कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये सजीव हो गया, यानी प्राणीवाचक, तो गौण ये हुआ, ओके। तो बस ये है। तो प्रश्न देखिए साथियों कि मुख्य कर्म कौन सा है, तो मुख्य कर्म यहाँ पर बी उत्तर आएगा, पत्र शब्द। जहाँ पर गौण पूछ लिया जाता है तो कृष्ण को गौण कर्म है, ठीक है। ये समझने वाली बात है, ठीक है साथियों। तो जहाँ आगे लिखा हुआ है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ध्यान से, ठीक है। आगे साथियों, ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये पढ़ना था हमने। जहाँ कर्ता स्वयं काम न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि जीतना से जितवाना हो जाता है, पढ़ना से पढ़वाना, ऐसे शब्द है ना। तो देखिए साथियों, इसके भी आगे दो भेद हैं प्रेरणार्थक क्रिया के, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया पहला भेद, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ये दूसरा भेद है, ठीक है। प्रथम में क्या आ जाता है, देखिए साथियों, महेश बच्चों को रुलाता है, ठीक है। एक तो है रोना, रोना से हो गया रुलाना, वह रुलाता है, स्वयं काम नहीं करता बल्कि वो किसी से काम करवाता है। महेश बच्चों को रुला रहा है, ठीक है। माँ बच्चे को खाना खिलवा रही है, जहाँ पर खिलाती आने के बजाय खिलवा आना था, ठीक है। आगे साथियों देखिए, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा कि जो करता है वो स्वयं काम ना करके वो किसी अन्य व्यक्ति से काम करवा रहा होता है। जी, वैसे द्वितीय प्रेरणार्थक ज़्यादा सटीक लगता है कि भाई ये प्रेरणार्थक क्रिया का असली भेद हो सकता है, लेकिन ये पहला और दूसरा दोनों ही याद रखें। वह उदाहरण के रूप में देखिए साथियों, वह अध्यापक से बच्चों को हिंदी सिखवाता है, ठीक है, या हिंदी पढ़वाता है, ओके। मैं नौकरानी से बच्चों को खाना खिलवा रही है, तो इस तरह से भी प्रेरणार्थक क्रिया के रूप बन जाते हैं, ठीक है जी। तो बस ये होता है, जैसे जीतना से जितवाना हो गया, पढ़ना से पढ़वाना हो गया, और कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, ठीक है जी। तो ये इसके भेद हो गए साथियों। आगे यदि हम संयुक्त क्रिया को देखें, संयुक्त क्रिया भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है साथियों। ऐसी क्रिया
जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया रहती है। जैसे सीता स्कूल चली गई, सीता स्कूल चली गई, स्कूल तो जहाँ पर कर्म हो गया, चली जहाँ पर क्रिया हो गई, और गई, ठीक है। ये दो क्रियाएं ऐसे हो जाएं, चली गई, ठीक है, तो चली और गई, जहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी हुई भाई, मुख्य क्रिया जो रही वो चली, चलना, चली गई मतलब जब मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है साथियों। और इसके साथ जो गई शब्द लग गया इसको गौण क्रिया बोलेंगे। नोट्स बनाते रहना साथियों, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, गौण क्रिया। अच्छा, इसको गौण क्रिया, और जो यही गौण क्रिया इसी को रंजक क्रिया भी कहेंगे साथियों, ठीक है। क्या बोलेंगे, रंजक क्रिया। आगे वाला टॉपिक रंजक क्रिया है। ये देखिए साथियों, संयुक्त क्रिया में पहले मुख्य क्रिया होती है, फिर दूसरी क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है, यानी कि अर्थ थोड़ा सा और अच्छा लगता है पढ़ने में। देखिए, सीता स्कूल चली गई, इसमें जो गई शब्द है ये तो गौण क्रिया है, लेकिन साथ में ये रंजक क्रिया भी है, ठीक है। मैंने खाना खा लिया, खा वहाँ पर मुख्य क्रिया है और लिया जहाँ पर गौण क्रिया है, यानी कि रंजक क्रिया, ठीक है साथियों। गौण क्रिया ही रंजक क्रिया है। आगे साथियों, संयुक्त क्रिया के आगे बहुत सारे भेद हैं, इसके 11 कुछ भेद माने जाते हैं, उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो मैं PDF के अंत में दे दिया हूँ, वो देख लीजिए। वैसे आरंभ बोधक होता है, आरंभ बोधक जैसे वह पढ़ने लगा, पानी बरसने लगा, ठीक है। पढ़ने जहाँ पर क्रिया है लगा, वहाँ पर आरंभ बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्य बोधक, ठीक है, और आवश्यक बोधक। इसको देख लीजिएगा साथियों, ज़्यादा वैसे याद करने की आवश्यकता इसको रहती नहीं है, बाकी हम अन्य भेद जो है उसको पढ़ते हैं। अच्छा, कल क्विज किया था साथियों, तो उसमें सजातीय क्रिया के बारे में साथियों को पता नहीं चल रहा था। तो सजातीय क्रिया देखिए क्या है, जिन वाक्यों में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी रहती है भाई, बहुत ही आसान है। जैसे बस आपको सजातीय वर्ण करवाए थे ना, अ, आ, ई, ये सजातीय वर्ण होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर ऐसे ही सजातीय क्रिया भी होती है। क्या है, यहाँ देखो साथियों, भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई यहाँ पर आपको पता भाववाचक संज्ञा है, भारत करता है और लड़ाई शब्द कर्म है, और कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं। लड़ी जहाँ पर ये क्रिया है, तो कर्म भी एक जैसा दिखे और क्रिया भी एक जैसी दिखे, ठीक है, एक जैसा होना, इसलिए सजाती, एक जैसी जाती हो, एक जैसा, ठीक है। मैंने चढ़ाई चढ़ी, उसने मुझे मार मारी, ठीक है। तो कर्म और क्रिया का एक जैसा लगना, एक ही धातु से जो उत्पन्न हुई हो। अभी धातु क्या है, जैसे चल, ठीक है, बैठ, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, किसी शब्द का मूल रूप धातु होता है, ठीक है साथियों। तो वो एक ही धातु से जो बना हो। आगे साथियों देखिए, तत्कालीन क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बारे में बच्चों को पता नहीं चल रहा था। तत्कालीन क्रिया क्या है, जब एक क्रिया के खत्म होते, जहाँ खत्म के जो वर्ण विन्यास है वो गलत दे रखे हैं, इस तरह से देखिए, जब एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, ठीक है। एक क्रिया के खत्म होते ही दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है। अभी तो आप बोलेगे यही तो पूर्वकालीन क्रिया की तरह लग रहा है, नहीं साथियों, वहाँ पर मुख्य क्रिया के साथ कर या करके लगता है, लेकिन यहाँ पर एक क्रिया खत्म हो रही है, दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, जहाँ पर देखिए प्रथम क्रिया के साथ ते प्रत्यय लगता है, ठीक है, और ही ते और ही लगा होता है। देखिए साथियों, मनोज के आते ही अशोक चला गया, यानी कि ते तत्कालीन उसी वक्त आया और अशोक चला गया, तो मतलब एक क्रिया समाप्त हुई और दूसरी क्रिया शुरू हो गई। जहाँ वो पूर्वकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया के साथ कर या करके नहीं लगता, बल्कि ते लगता है और साथ में ही लगता है, ठीक है। मेरे खाते ही माता पिता सो गए, मेरे पढ़ते ही लाइट चली गई, है ना। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य समझिए, तत्कालीन क्रिया, एक क्रिया समाप्त हो रही है, साथ में क्रिया जो समाप्त हो रही है उसका ते और ही लगता है। आगे साथ ही देखिए, सहायक क्रिया क्या होता है, इसको पढ़िए भाई। सहायक क्रिया देखिए, जो क्रिया मूल क्रिया की सहायता करती है और पढ़ने में और अधिक विशेष लगती है। अशोक पुस्तक पढ़ता है जहाँ पर सहायक क्रिया है। वह कपड़े खरीद रहा था, जहाँ पर रहा था शब्द यहाँ पर क्या था, सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये वाले शब्द साथियों, रहा, है, था, गा, गे, ठीक है जी, तो ये सहायक क्रिया। रहा, रहा को आप उसमें मत काउंट करिए संयुक्त में या फिर रंजक क्रिया में, बस ये सहायक क्रिया। ओके साथियों, बाकी संयुक्त क्रिया है उसको आप देख लीजिएगा, समझे, बहुत आसान है, बस इसके नाम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। नित्य बोधक क्या होता है संयुक्त क्रिया का, इसका जैसे नित्य, जैसे कि
जो कार्य में नित्यता जिसमें हो, नित्य यानी हमेशा। हवा चल रही है तो ये चलती ही है हवा, पेड़ बढ़ता गया, बढ़ना ही होता है पेड़ ने भाई। नित्य जो सदैव चीज़ रहती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो बस ये है भाई, इसमें तो कुछ खास नहीं है। संयुक्त के बारे में हम ही पूछा जाता है, लेकिन जो अन्य भेद जो है क्रिया जरूर याद कर लीजिएगा। PDF अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा जैसे ही वीडियो अपलोड होता है। धन्यवाद।